किसी क्रिमिनल केस में कंप्लेंट या फिर एफआईआर फाइल होने से लेकर कोर्ट में उसका ट्रायल पूरा होने तक क्या प्रोसीजर होता है, यह इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन इस प्रोसीजर के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि कोग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कोग्निजेबल यानी एनसी ऑफेंस क्या होते हैं। कोग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार हो। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा ऑफेंस जिसमें कोर्ट की परमिशन के बिना पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार हो। कोग्निजेबल ऑफेंसेस में ज़्यादातर जो सीरियस ऑफेंसेस है वो सभी आ जाते हैं। जनरली स्पीकिंग ऐसे ऑफेंसेस जिसमें 3 साल या फिर उससे अधिक की सज़ा कानून के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई हो, वो जनरली कोग्निजेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस या फिर एनसी ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें बिना कोर्ट के वारंट के पुलिस को गिरफ्तार करने की पावर नहीं रहती है। और दूसरी बात, एनसी ऑफेंसेस यानी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस को कोर्ट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं रहता है। अक्सर छोटे ऑफेंसेस एनसी ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। लेट अस नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग द मेन इशू ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले तो जब कोई ऑफेंस होता है तो उसके बारे में किसी इन्फॉर्मेंट के द्वारा या फिर किसी कंप्लेनेंट के द्वारा पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेंट दी जाती है। यदि वह कंप्लेंट किसी एनसी ऑफेंस के बारे में है यानी कि नॉन कोग्निजेबल केस के बारे में है, तो पुलिस को क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की पावर कोर्ट के ऑर्डर के बिना नहीं होती है, इसलिए इस प्रकार के केस में पुलिस कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती है तथा इस प्रकार की कंप्लेंट आने पर एक एनसी रजिस्टर में पुलिस इस कंप्लेंट को सिर्फ दर्ज करती है तथा उस इन्फॉर्मेंट या फिर कंप्लेनेंट को संबंधित कोर्ट में जाकर अपनी शिकायत को देने के लिए कहती है। इस प्रकार से एनसी ऑफेंसेस में पुलिस किसी भी प्रकार की एफआईआर या फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है जब तक कि उसे कोर्ट का ऑर्डर इस बारे में प्राप्त ना हो जाए। ऑन द अदर हैंड, यदि इन्फॉर्मेंट या फिर कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दी है उसमें कम से कम एक ऑफेंस ऐसा है जो कि कोग्निजेबल ऑफेंस हो, तो उस स्थिति में पुलिस उसमें एफआईआर रजिस्टर करती है सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंतर्गत। एफआईआर के रजिस्टर होते ही उसकी एक कॉपी संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है तथा उसमें इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो जाती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी विटनेसेस इस केस के बारे में जानते हैं उन सब के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स इस केस से रिलेटेड हैं या ऑफेंस से रिलेटेड हैं उनकी सर्च करके उनको सीज किया जाता है, जब्त किया जाता है पुलिस के द्वारा। इसके अलावा जो भी अदर प्रकार का एविडेंस इस केस में मिल सकता है, जैसे कि कंप्लेनेंट का या फिर विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन कराना, उसकी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करना, फोरेंसिक साइंस से कोई रिपोर्ट प्राप्त करना, कोई दूसरे प्रकार का साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करना, मोबाइल फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह कलेक्ट करना, या फिर दूसरा जो भी एविडेंस उस केस में उपलब्ध हो सकता है, पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन में सभी प्रकार के एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। इसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन के दौरान आवश्यकता पड़ने पर एक्यूज्ड पर्सन्स को अरेस्ट किया जाता है तथा उन्हें या तो उसमें बेल दी जाती है या फिर उन्हें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके बाद उनकी कस्टडी कोर्ट के आदेश के अनुसार दी जाती है या फिर कोर्ट द्वारा उनको बेल दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद कलेक्ट किए एविडेंस के आधार पर पुलिस यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश करती है कि उस केस में एविडेंस के आधार पर एफआईआर में जो एलिगेशंस लगाए गए थे वह प्रूव होने का कोई स्कोप है या फिर नहीं है, यानी कि प्राइमा फेशी एविडेंस सफिशेंट है उन एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए या फिर नहीं। यदि एविडेंस सफिशेंट होता है तो पुलिस उस केस में फिर सेक्शन 173 ऑफ द सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। और यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि एफआईआर में मेंशन किए गए एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है वह सफिशेंट नहीं है, तो फिर उस स्थिति में पुलिस
उस केस में कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। वह रिपोर्ट भी सेक्शन 173 सीआरपीसी के अंतर्गत ही फाइल की जाती है। यदि इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस द्वारा उस केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है तो फिर कोर्ट कंप्लेनेंट को एक चांस देती है कि वह उस क्लोजर रिपोर्ट को अपोज करे, यदि उसको अपोज करना है, तथा उसमें अपनी प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करे। ऑन द अदर हैंड, यदि उस केस में पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल की गई है तो उस स्थिति में कोर्ट द्वारा उस चार्जशीट को स्टडी करने के बाद सेक्शन 190 सीआरपीसी के अंतर्गत उसमें कॉग्निजेंस लिया जाता है। अगर चार्जशीट किसी सीरियस ऑफेंस के संबंध में है जिसमें ट्रायल करने का अधिकार सिर्फ सेशन कोर्ट के पास ही है, तो उस स्थिति में जिस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वह चार्जशीट फाइल की गई है वह सेक्शन 209 सीआरपीसी के अंतर्गत उस केस को सेशन कोर्ट को कमिट कर देता है। लेकिन यदि वह केस सीरियस केस नहीं है तथा सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायबल नहीं है तो उस स्थिति में उस मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा ही वह केस चलाया जाएगा। इस स्टेज पर कई एक्यूज्ड पर्सन्स कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशंस भी फाइल करते हैं यदि उनको ऐसा लगता है कि उस केस में उनके खिलाफ प्राइमा फेशी एविडेंस नहीं है। लेकिन डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करना कंपलसरी नहीं है, ये एक्यूज्ड पर डिपेंड करता है। इसके बाद कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज आती है। कोर्ट उस एविडेंस को स्टडी करके यह डिसाइड करती है कि उस केस में एक्यूज्ड पर्सन्स के अगेंस्ट कोई प्राइमा फेशी केस है या नहीं। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस केस में एक्यूज्ड पर्सन्स के खिलाफ प्राइमा फेशी केस नहीं है तो उस स्थिति में कोर्ट उन एक्यूज्ड पर्सन्स को डिस्चार्ज कर देती है और केस वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि एक्यूज्ड पर्सन्स के अगेंस्ट प्राइमा फेशी केस होता है तो कोर्ट फिर उस केस में चार्जेस फ्रेम करती है एक्यूज्ड पर्सन्स के खिलाफ। चार्जेस फ्रेम करने के बाद कोर्ट द्वारा एक्यूज्ड पर्सन्स को यह चांस दिया जाता है कि अगर वे चाहें तो प्लीड गिल्टी करें और अपने ऑफेंस को कबूल करें, जिसके बाद उनको उसके बारे में अगर कोर्ट चाहे तो डायरेक्टली सज़ा दे सकती है बिना ट्रायल किए हुए। लेकिन यदि एक्यूज्ड पर्सन्स द्वारा चार्जेस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में कोर्ट द्वारा ट्रायल आगे चलाया जाता है। इसके बाद प्रोसिक्यूशन साइड अपना केस ओपन करते हैं तथा अगर वे चाहें तो सेक्शन 294 सीआरपीसी के अंतर्गत यदि कोई डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीज किए गए हैं तो एक्यूज्ड साइड को यह चांस दिया जाता है कि वे उन डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करते हैं, यानी उनके जेन्युइननेस को एडमिट करते हैं या फिर डिनाइड करते हैं। यदि एक्यूज्ड साइड किसी प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट को एडमिट करता है तो फिर उसके फॉर्मल प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि उन डॉक्यूमेंट्स को एक्यूज्ड द्वारा डिनाई किया जाता है, उनकी जेन्युइननेस को डिनाई किया जाता है, तो फिर उस स्थिति में प्रोसिक्यूशन द्वारा उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है। इसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के स्टेटमेंट्स कोर्ट द्वारा डिटेल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की एग्जामिनेशन के दौरान एक्यूज्ड या फिर उसके एडवोकेट को उन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने की भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट होने के बाद एक्यूज्ड पर्सन्स का सेक्शन 313 सीआरपीसी के अंतर्गत स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें उन्हें यह एक्सप्लेन करने का चांस दिया जाता है कि एविडेंस के दौरान जो भी सर्कमस्टांसेस उनके अगेंस्ट में आए हैं उनके बारे में एक्यूज्ड पर्सन्स का क्या कहना है। सेक्शन 313 सीआरपीसी के अंतर्गत इस प्रकार से एक्यूज्ड पर्सन का जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है उसके लिए उनको शपथ या फिर ओथ नहीं दी जाती है। इस एग्जामिनेशन के दौरान एक्यूज्ड पर्सन यदि किसी प्रश्न का जवाब नहीं देता है या नहीं देना चाहता है या फिर यदि वो कोई झूठा जवाब भी देता है तो उसके बारे में एक्यूज्ड पर्सन को किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी जा सकती है। यह सेक्शन 313 में ही काफ़ी स्पष्ट लिखा हुआ है तथा इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में भी एक्यूज्ड को राइट दिया गया है। सेक्शन 313 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद एक्यूज्ड पर्सन यदि चाहे तो अपने डिफेंस विटनेसेस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है तथा उनको एग्जामिन कर सकता है। यदि एक्यूज्ड पर्सन किसी डिफेंस विटनेस को एग्जामिन करता है तो उसका क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रहता है। इसकी अगली स्टेज में सेक्शन 314 सीआरपीसी के अंतर्गत
उस केस में फाइनल आर्गूमेंट्स सुने जाते हैं, जिसमें ओरल आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं तथा दोनों साइड द्वारा अपने रिटर्न मेमोरेंडम भी फाइल किया जा सकता है, यानी अपने रिटर्न आर्गूमेंट्स भी फाइल किए जा सकते हैं। यह सब होने के बाद उस केस में जो भी एविडेंस प्रोसिक्यूशन साइड द्वारा या फिर एक्यूज साइड द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जिसमें काफ़ी विटनेसेस भी हो सकते हैं तथा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो सकता है या दूसरे कुछ आर्टिकल्स भी हो सकते हैं जो कि पुलिस द्वारा सीज किए गए हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रिवॉल्वर या फिर चाकू वगैरह है। तो इस सारे एविडेंस को स्टडी करने के बाद उस केस में कोर्ट अपना जजमेंट सुनाती है। डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार का एविडेंस उस केस में प्रोड्यूस किया गया है और फिर वह एविडेंस एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो भी चार्जेस फ्रेम किए गए थे कोर्ट द्वारा, उन चार्जेस को प्रूव करने के लिए वह एविडेंस सफिशेंट है या फिर नहीं, उस पर डिपेंड करते हुए जजमेंट में या तो एक्यूज्ड पर्सन को एक्विट किया जाता है या फिर उसे उन चार्जेस के लिए कन्विक्ट किया जाता है। यदि एक्यूज्ड पर्सन को एक्विट कर दिया गया है तो फिर वह केस उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट उस ट्रायल में वहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है तो फिर उसे उस कन्विक्शन के लिए कौन सी सज़ा या कितनी सज़ा दी जाए, इसके बारे में आर्गूमेंट्स होते हैं। इन आर्गूमेंट्स को सुनने के बाद फिर कोर्ट यह डिसाइड करती है कि एक्यूज्ड पर्सन को उस कन्विक्शन के लिए कितनी सज़ा दी जाए। एक्यूज्ड को कितनी सज़ा दी जाती है यह इस बात पर निर्भर करता है कि कानून में उस केस के लिए कितनी सज़ा प्रेस्क्राइब की गई है। कानून में दो प्रकार की सज़ाएं जनरली प्रेस्क्राइब की जाती हैं। कई बार एक मिनिमम सज़ा भी प्रेस्क्राइब्ड होती है, लेकिन जनरली सिर्फ मैक्सिमम सज़ा कानून के उस सेक्शन में मेंशन रहती है। और दूसरी बात, जो सज़ा एक्यूज्ड को दी जाती है जनरली उसमें दो प्रकार की सज़ाएं होती हैं। एक तो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होती है तथा दूसरी सज़ा होती है फ़ाइन की। डिपेंडिंग ऑन द लीगल प्रोविजंस एक्यूज्ड को इम्प्रिजनमेंट की सज़ा या फिर फ़ाइन की सज़ा या फिर दोनों प्रकार की सज़ाएं दी जा सकती हैं। इस प्रकार से कोर्ट के जजमेंट के बाद उस केस का ट्रायल कंप्लीट हो जाता है। कंप्लेंट फाइल होने से लेकर कोर्ट द्वारा उसका ट्रायल कंप्लीट करने तक का जो भी कंप्लीट प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया है, वह एक ब्रॉड आउटलाइन है। इसमें कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस। फॉर एग्जांपल, कुछ केसेस में जब पुलिस उस केस को चार्जशीट करती है तो फिर कोर्ट द्वारा कोग्निजेंस लेने के पहले उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन लेने की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि करप्शन के केसेस में। तो इस प्रकार से कुछ माइनर वेरिएशंस हो सकते हैं इस प्रोसीजर में, जो कि मैंने अभी आपको डिटेल में बताया है। लेकिन जनरली स्पीकिंग यही प्रोसीजर किसी क्रिमिनल केस में कंप्लेंट फाइल करने से लेकर, यानी कि एफआईआर फाइल होने से लेकर ट्रायल के कंप्लीशन तक फॉलो किया जाता है।